नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए संस्कृत के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चनों को लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। क्या बोला गया है भाई यहाँ पर? प्राथमिक स्तरे बालस्य भाषा विकासार्थम सर्वतो महत्वपूर्णम अस्ति। अर्थात यहाँ पर कहा गया है प्राथमिक स्तर में बालकों के भाषा विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है व्याकरण का ज्ञान, भाषा समृद्ध वातावरण, भाषा की पाठ्यपुस्तक या फिर बालक का आकलन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, भाषा समृद्धम वातावरणम। अर्थात भाषा समृद्ध वातावरण प्राथमिक स्तर में बालक के भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। पितामहे इतस्य विग्रह वाक्यम किम। अर्थात पितामहे इसका विग्रह वाक्य क्या होगा? पितुः पतिः, पितुः पितः, पितुः पुत्रः, पितुः पुत्रः। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, पितामह किसे कहा जाता है? पिता के पिता, ठीक है। अर्थात इसका जो विग्रह वाक्य होगा वो होगा पितुः पितः, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। साथियों, यह सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि शिक्षक भर्ती एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं इन्हें लेकर आया हूं। यहां पर कहा गया है छात्राणाम लेखनस्य आकलनम मुख्यतया ध्यानम ददाति। अर्थात यहां पर कहा गया है छात्रों में लेखन के आकलन में मुख्यतः ध्यान देना चाहिए। बताइए, छात्रों में लेखन के आकलन में मुख्यतः कहां पर ध्यान देना चाहिए? शुद्ध वर्तनी, व्याकरण पर, विचारों की अभिव्यक्ति पर, शब्द सीमा निर्धारण पर, या फिर लेखन के समय रूढ़ि प्रयोग और लोकोक्तियों के प्रयोग पर। तो देखिए भाई, छात्रों में लेखन के आकलन के समय मुख्यतः ध्यान देना चाहिए विचारों की अभिव्यक्ति पर। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, विचाराणाम अभिव्यक्तौ, ठीक है। अर्थात विचारों की अभिव्यक्ति पर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, यहां पर बोला गया है भाई वयम शब्द से मूल रूपम किम। मोस्ट इंपोर्टेंट, बताइए जो वयम शब्द है, वयम शब्द का मूल रूप क्या है? यद, असमद, युष्मद या फिर तयद। तो भाई वयम शब्द का जो मूल रूप है वो है असमद। राइट आंसर यहां पर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर आपको डेली ऐसे ही वीडियो मिलने वाले हैं। तो यहां पर क्या बोला गया है प्रश्न क्रमांक 5 में? विषय केंद्रित उपागमे अधिगम अनुभवः संबद्धः भवन्ति। अर्थात यहां पर भाई बोला गया है विषय केंद्रित उपागम में अधिगम अनुभवों का संबंध होता है। बताइए किससे होते हैं? विषय केंद्रित उपागम में अधिगम अनुभव बताइए किससे संबद्ध होते हैं? छात्र की रुचियों से, पाठ्यक्रम से, अध्यापक की विषय दक्षता से या फिर शैक्षिक प्रविधियों से। तो यहां पर आपको बता दें, यहां पर राइट आंसर हमारा होगा पाठ्यक्रमेण। अर्थात विषय केंद्रित उपागम में जो अधिगम अनुभव है यह पाठ्यक्रम से संबद्ध होते हैं। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं, ठीक है। यहां पर 1 लिखा है, सुधार लेना, यहां पर 6 है, ठीक है। गते अपी में कौन सी संधि है? बताइए, एक कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अयादि, पूर्व रूप, पर रूप या फिर गुण संधि।
तो ध्यान रखिए गते अपी में संधि होगी, पूर्व रूप संधि, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। इसके साथ ध्यान रखेंगे जैसे लिखा मिले आपको हरे आओ इस तरह से, तो यहां भी क्या है पूर्व रूप संधि होगी। बने अपी लिखा मिले, बने अपी, तो इसमें भी क्या है पूर्व रूप संधि होगी। और ते अपी लिखा मिले तो भी इसमें पूर्व रूप संधि होगी। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इनको आप ध्यान रखें। प्रश्न के क्रमांक 7 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है कस्याम विधौ उदाहरणे नियम प्रतिशिक्षण सूत्र से अनुसरणम क्रियते। अर्थात यहां पर भाई कहा गया है किस विधि में उदाहरण से नियम के प्रति शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है। ध्यान रखिए उदाहरण से नियम की ओर यहां पर बताना है किस विधि में शिक्षण सूत्र का यूज होता है। संभाषण विधि में, आगमन विधि में, पाठ्य पुस्तक विधि में या फिर निगमन विधि में। तो हम सभी जानते हैं आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण होता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। और निगमन विधि में क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। संधि का विपरीत अर्थ क्या है, मतलब संधि का विलोम क्या है, समासः, विग्रहः, सम्मेलनम या फिर आग्रह। तो मेरे भाई संधि का विपरीत अर्थक है समासः अर्थात समास। ठीक है, संधि का विपरीत क्या होता है, समास होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है भाषा शिक्षणस्य कहा विधि छात्र तया भाषाया परस्परम अंतःक्रियात् प्रेरयति। अर्थात यहां पर कहा गया है भाषा शिक्षण की कौन सी विधि छात्रों को तथा छात्र तथा उनकी भाषा के परस्पर अंतःक्रिया में प्रेरित करती है। बताइए यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर। यहां पर क्या कहा गया है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि छात्रों को उनकी भाषा में परस्पर अंतःक्रिया के लिए प्रेरित करती है। व्याकरण अनुवाद विधि, संप्रेषणात्मक विधि या फिर अनौपचारिक विधि। तो भाई मेरे जो संप्रेषणात्मक विधि होती है यह छात्रों को उनकी भाषा में परस्पर अंतःक्रिया के लिए प्रेरित करती है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाए होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। बताइए इसमें 4 में से कौन सा उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। तो देखें भाई यहां पर आप लोग यहां पर जो हमें सहा दिया है और तस्मिन दिया है, ये भाई क्या है, ये भैया प्रथम पुरुष हैं। किसके हैं, प्रथम पुरुष के हैं। और यहां पर जो दिया गया है क्या, युवाम, युवाम भैया यहां पर मध्यम पुरुष का है। किसका है, युवाम मध्यम पुरुष का है। और वयम यहां पर है उत्तम पुरुष का। तो हमें क्या है उत्तम पुरुष का बताना है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। भैया एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है युवाम वयम इनसे संबंधित, इसलिए इनको आप ध्यान रखें। चलिए यहां पर कहा गया है माता शत्रु पिता बैरी एन बालुना पाठितः ना शोभिते सभा मध्य हंस मध्य बकुथा। मतलब क्या है, वह माता पिता बैरी के समान है जिन्होंने अपने बालकों को नहीं पढ़ाया है, क्योंकि यह सभा में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते जैसे हंस के मध्य में बगुला। फिर यहां पर प्रश्न कहा गया है अनधीता सभा मध्य कथम भवति। अर्थात जो अविद्वान लोग हैं यह सभा के मध्य में कैसे होते हैं, बताइए कैसे होते हैं, ना शोभिते, मतलब क्या है सुशोभित नहीं होते। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है संभाषणस्य योग्यतया विकासे सहायिका विधि अस्ति। अर्थात यहां पर कहा गया है संभाषण में योग्यता के विकास में सहायक विधि
है। बताइए संभाषण के योग्यता के विकास में सहायक विधि बताइए कौन सी है? सूत्र विधि, व्याख्या विधि, कंठस्थीकरण विधि या फिर भाषा संसर्ग विधि। तो मेरे भाई यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, सॉरी ऑप्शन डी के साथ जाएगा यहां पर हमारा करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है देव पुरुषः में कौन सा समास है? देखिए देव पुरुषः मतलब क्या है? देवों का पुरुष, उसे कहा जाएगा क्या? देव पुरुष, है ना। बताइए इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि। तो मेरे भाई यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या किसके साथ जाएगा? तत्पुरुष समास के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। और देखिए हिंदी हो या फिर संस्कृत हो भैया, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है व्याकरण में, बाकी सेम होता है। ओके, यहां पर कहा गया है वायगोत्स्की महोदय अनुसारम खालिस्थान भाषायाः अधिगमार्थम सर्वतो महत्वपूर्णम घटकम। अर्थात वायगोत्स्की महोदय के अनुसार खालिस्थान भाषा अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। बताइए क्या है भैया सबसे महत्वपूर्ण घटक भाषा अधिगम का? वायगोत्स्की महोदय के अनुसार सामाजिक भाव विनिमय, पाठ्य पुस्तक, बेतार यंत्रम मतलब बिना तार का यंत्र अर्थात रेडियो, सब या फिर शब्दकोश। तो मेरे भाई वायगोत्स्की महोदय के अनुसार भाषा के अधिगम में जो सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है वो होता है सामाजिक भाव विनिमय। अर्थात सामाजिक समाज में भावों का क्या है? विनिमय करना, अर्थात क्या है? आदान प्रदान करना। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पर। आपको क्लास कैसी लग रही है वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यहां पर बोला गया है, देखिए यहां पर क्या है? तीनों प्रकार के सा दिया है और हा दिया है। बताना है कौन से वर्ण हैं? ऊष्म वर्ण है, मूर्धन्य है, स्वर है या फिर दंतय है। तो मेरे भाई ध्यान रखिए तीनों प्रकार के सा और जो हा होता है एक ऐसे ऊष्म वर्ण होते हैं। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ये प्रश्न भैया हिंदी में भी आता है, संस्कृत में भी आता है, ये दोनों आप ध्यान रखें। ठीक है, आंसर एक ही होगा। ओके, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पर। यहां पर कहा गया है संभाषण कौशलस्य गतिविधि ही आकलन समय अधोलिखितेषु किम न आवश्यकम। अर्थात यहां पर कहा गया है संभाषण कौशल की गतिविधियों में कौन आकलन के समय निम्नलिखित में से आवश्यक नहीं है? क्या है? संभाषण कौशल की गतिविधियों में आकलन के समय निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिए भैया ध्वनि और शब्दों का उच्चारण भैया ये तो आवश्यक होता है संभाषण कौशल में। संदर्भ के अनुसार शब्दों का उचित रूप का प्रयोग बिल्कुल। शब्दकोश का उपयोग, तो मेरे भाई शब्दकोश का उपयोग संभाषण कौशल गतिविधियों में आकलन के समय आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 पर। एषो अत्र इत्यत्र संधि विच्छेदम कुरुत। अर्थात यहां पर बताना है एषो अत्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा भैया? एषः प्लस अत्र होगा यहां पर संधि विच्छेद। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलिए भैया इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 18 पर। यहां पर टोटल भैया 30 क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहां पर कहा गया है पत्राधानम। पत्राधानम को क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो। एकम उदाहरणम अस्ति। अर्थात पोर्टफोलियो एक उदाहरण है। बताइए किसका उदाहरण होगा पोर्टफोलियो? स्वयं के आकलन का, शिक्षक के आकलन का, या फिर स्वयं के आकलन और शिक्षक के आकलन इन दोनों का, या फिर राज्य बोर्ड के द्वारा आकलन का।
तो भाई मेरे पोर्टफोलियो यह एक उदाहरण होगा शिक्षक के और स्वयं के आकलन, इन दोनों का। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, उभयम स्वतः आकलनस्य और शिक्षक आकलनस्य च। उभयम का मतलब होता है दोनों का, ठीक है, मतलब स्वतः आकलन का और शिक्षक के आकलन का, यह दोनों का यह एक उदाहरण होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। एवं इति कीदृशम पदम, जो यहां पर लिखा एवं, बताइए है कैसा पद है, नपुंसक है, अव्यय है, पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो मेरे भाई ये होते हैं अव्यय। क्या होते हैं, अव्यय शब्द है ये। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 पर। यहां पर कहा गया है संरचनात्मक उपागमे क्रियते, अर्थात संरचनात्मक उपागम में किया जाता है। बताइए संरचनात्मक उपागम में क्या किया जाता है, वाक्यों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, वाक्यों की संरचना, वाक्यों का अनुवाद या फिर सूत्रों की व्याख्या। तो मेरे भाई संरचनात्मक उपागम में वाक्यों की संरचना की जाती है। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। चलिए भाई इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 21 पर। यहां पर भाई बोला गया है संस्कृत भाषायाम कथित आदेश अनुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति, अर्थात यहां पर कहा गया है संस्कृत भाषा में कहे आदेश के अनुसार कार्य संपादन से विकास होता है। बताइए आप, यदि आप कहे आदेश के अनुसार कार्य संपादन करते हैं तो बताइए किसका विकास होगा, भाषण कौशल का, व्याकरण दक्षता का, लेखन कौशल का या फिर श्रवण कौशल का। तो भैया सीधा साधा है ना, यदि हम किसी के मतलब कहे आदेश के अनुसार कार्य करते हैं तो क्या होगा, इससे जो हम सुनेंगे उसी के अनुरूप कार्य करेंगे, अर्थात इससे क्या है श्रवण कौशल का विकास होगा। राइट आंसर यहां पर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। और भाई संस्कृत भैया बहुत आसान है, ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहां पर कहा गया है सहयोग शब्दस्य पर्यायः अस्ति, अर्थात जो सहयोग शब्द है इसका बताइए पर्याय क्या है, अर्थात इसका पर्यायवाची बताइए सहयोग का क्या होगा। आविष्कार नहीं, गणनम नहीं, योगाभ्यास नहीं, सहकारः बिल्कुल सही है भैया, सहकार यहां पर सहयोग का पर्यायवाची होगा। राइट आंसर यहां पर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। व्याकरणम कथनम पाठनीयम, अर्थात व्याकरण को पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, नियमों के द्वारा, संदर्भगत अभ्यास के द्वारा, स्पष्ट व्याख्या के द्वारा या फिर लिखित कार्यों के द्वारा। तो मेरे भाई व्याकरण पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इसे संदर्भगत अभ्यास के द्वारा पढ़ें, ठीक है, संदर्भ के अनुसार अभ्यास के द्वारा आपको पढ़ना चाहिए व्याकरण को। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ है, चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है कुर्यात इति पदम कस्मिन् लकारे प्रयुक्तम, बताना जो कुर्यात यहां पर एक पद है इसमें किस लकार का प्रयोग हुआ है। बताइए यहां पर कुर्यात इस पद में कौन सा लकार प्रयुक्त है। तो भैया एक इसमें है, लिंग लकार में है। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ है। कुर्यात भैया क्रिया धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है करना, ओके। प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। यहां पर क्या बोला गया है भाई, प्रारंभिक स्तरे अधिकाधिक भाषा अभ्यासः कारणीयः एन बालः खालिस्थान लक्ष्य भाषा व्यवहारे निपुणः भवेयुः। यहां पर इसका अर्थ हुआ भाई कि प्रारंभिक स्तर में अधिक से अधिक भाषा अभ्यास करने से बालक खालिस्तान लक्ष्य भाषा में निपुण होते हैं। बताइए यदि भैया कोई बच्चा है प्रारंभिक स्तर में अधिक से अधिक भाषा अभ्यास करता है तो बताइए वह
किस लक्ष्य भाषा के व्यवहार में निपुण होता है? प्रवाह रूप से, सृजनात्मक रूप से, समुचित रूप से, या फिर भूयो भूयः। अर्थात यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, समुचित रूप से निपुण होता है यदि वह अधिक से अधिक भाषा अभ्यास करता है प्रारंभिक स्तर पर। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं। संसारे आनस्वरः इत्यत्र संधि कहा। अर्थात बताना है संसारे आनस्वर में कौन सी संधि है। मैंने भैया बताया था ना अभी आपको, हरे अपि, बने अपि, यहाँ पर क्या है पूर्व रूप संधि होती है। तो यहाँ भी देखिए इस प्रकार की आ का यूज हुआ है, तो यहाँ पर जो संधि है वो होगी पूर्व रूप संधि। ठीक है, ध्यान रखना, हरे अपि, बने अपि, ठीक है, गिराम अस्मिन्, इस तरह में क्या है इन सभी में भैया पूर्व रूप संधि का यूज होता है। ये वो शब्द हैं जो बार बार पूछे गए हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 पर आते भैया, क्या कहा गया है देख लेते हैं। प्रारंभिक स्तरे कुत्र बलम भवेत्। अर्थात प्रारंभिक स्तर में कहां पर बल होता है, बताइए भैया प्रारंभिक स्तर में कहां पर बल देना चाहिए हमें? वाचन और लेखन पर, लेखन और भाषण पर, श्रवण और भाषण पर, या फिर वाचन और श्रवण पर। तो भाई मेरे प्राथमिक स्तर में बल देना चाहिए हमें वाचन पर और लेखन पर। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, वाचन लेखनयोः। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं। सर्व अस्मिन् आत्मा अस्ति। अर्थात क्या है सभी में आत्मा है। इस वाक्य में सर्व अस्मिन् कौन सा कारक है? सर्व अस्मिन् मतलब क्या है सभी में, मतलब यहां पर जो मैं विभक्ति भैया ये किसकी है भैया? ये होती भैया अधिकरण कारक की विभक्ति होती ना। अधिकरण कारक में क्या आता है? मैं आता है और पर आता है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा भैया हमारा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। कस्मिन् कौशले वर्तनीम अधिकम महत्वम दीयते। अर्थात किस कौशल में वर्तनी को अधिक महत्व दिया जाता है? श्रवण कौशल में, कथन कौशल में, पठन कौशल में, या फिर लेखन कौशल में? भैया आप सभी जानते हैं वर्तनी को महत्व कहां देते हैं हम? भैया वर्तनी को महत्व दिया जाता है अधिक लेखन कौशल में। राइट आंसर यहां पर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 30 पर आते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसके बाद आप सभी कमेंट जरूर करना कि आपने भाई कितना स्कोर किया है। यहां पर कहा गया है संगणक शब्दस्य को अर्थः। अर्थात संगणक शब्द का बताइए क्या अर्थ है? तो भाई मेरे संगणक शब्द का अर्थ होता है कंप्यूटर। यहां पर राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में हमने संस्कृत के टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते थे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाले समय में और भी नए नए वीडियो मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।